Hello everyone. Today we will discuss about equation of state for real gases, that is van der Waal equation. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रियल गैसेस सभी कंडीशंस में आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं, अर्थात रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन यानी विचलन शो करती हैं। डेविएशंस को शो करने के पीछे कारण यह है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की दो अवधारणाएं सही नहीं है। पहली अवधारणा है गैस के अणु का वास्तविक आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरी अवधारणा है गैस के अणु के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता है। ये दोनों अवधारणाएं वास्तविक गैसों के लिए सही नहीं है और इस कारण से वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। रियल गैसेस जिनको हम इम्परफेक्ट गैस भी कहते हैं। रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए 1873 में van der Waal ने एक फेमस इक्वेशन प्रपोज की। van der Waal ने निम्न दो सुझावों को शामिल कर आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। पहला सुझाव है वास्तविक आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है, अर्थात एक्चुअल वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम। सेकंड पॉइंट इसका क्या है, गैस अणु के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। देयर एग्जिस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। van der Waal ने आदर्श गैस समीकरण में पहले सुझाव के रेफरेंस में वॉल्यूम में आयतन में एवं दूसरे सुझाव के रेफरेंस में प्रेशर में करेक्शन किया। सबसे पहले हम करेक्शन फॉर वॉल्यूम के बारे में स्टडी करते हैं। माना कि एक मोल गैस का कुल आयतन V है, चूंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अनुसार गैस मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मास के रूप में माना गया है। पॉइंट मास बिंदु द्रव्यमान के रूप में माना गया है, जिस कारण गैस अणु का एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। लेकिन van der Waal ने बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स हार्ड स्पेयर्स दृढ़ गोले हार्ड स्पेयर से दृढ़ गोले के रूप में होते हैं, जिसके आयतन को हम नेग्लिजिबल नगण्य नहीं मान सकते। दूसरा पॉइंट यह है कि आइडियल गैस इक्वेशन PI VI इक्वल टू nRT, यहां पर I जो है वो आइडियल को शो कर रहा है। आइडियल गैस इक्वेशन PI VI इक्वल टू nRT में VI यानी आइडियल वॉल्यूम उस टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है, क्योंकि वास्तविक आयतन नेग्लिजिबल है, नगण्य है। लेकिन van der Waal के अनुसार वास्तविक आयतन नगण्य नहीं होने के कारण गैस अणु के फ्री मूवमेंट के लिए टोटल वॉल्यूम V अवेलेबल नहीं होकर V से कुछ कम वॉल्यूम या स्पेस अवेलेबल होता है। सिंपल वर्ड्स में, यदि गैस के कुल आयतन में से एक करेक्शन टर्म स्मॉल b घटा दें तो जो शेष आयतन रहेगा, रिमेनिंग वॉल्यूम रहेगा, वह आइडियल वॉल्यूम होगा, आदर्श आयतन होगा, जिसमें गैस के अणु मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र होंगे, फ्री होंगे। इस करेक्शन टर्म v को एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अर्थात वर्जित आयतन कहते हैं। यदि आइडियल वॉल्यूम VI हो, आदर्श आयतन क्या हो, VI हो, तो एक मोल के लिए
वी आई बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस से बी हो जाएगा। यदि गैस के कितने मोल हैं, एन मोल हैं, तो एन मोल के लिए हो जाएगा वी आई इक्वल टू वी माइनस से एन बी। सिंपली जो एन बी है ना, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एन बी वह वॉल्यूम है जिसमें गैस अणु को घूमने के लिए आजादी नहीं है, अर्थात एन बी आयतन में गैस अणु की मूवमेंट वर्जित है, फोरबिडन है। अब हम वर्जित आयतन बी की गणना करेंगे। माना कि गैस के दो अणु हैं जो कि अनपेनिट्रेबल एवं इनकंप्रेसिबल हैं, मतलब स्फेयर्स के रूप में, गोलों के रूप में है। प्रत्येक अणु का जो डायमीटर है ये वाला, वो कितना है, डी है, जो कि इस फिगर में शो हो रहा है। आप इस फिगर की तरफ ध्यान दीजिए। दोनों अणु एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, टच किए हुए हैं। देखिए आप, एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तथा दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली डी है। क्योंकि मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फेयर्स के रूप में है, दृढ़ गोले के रूप में है, जिस कारण से ये दोनों अणु डी दूरी से कम दूरी पर एक दूसरे के पास नहीं आ सकते। ओके। अब यदि हम इन मॉलिक्यूल्स को, जहां से ये टच किए हुए हैं दूसरे को, तो यहां पर टच किए हुए हैं, यहां से इसको हम ओपन कर दें, खोल दें, तो दोनों मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा गोला, लार्ज स्फेयर बनेगा। देखो ऐसे इसको हमने यहां से क्या किया, ओपन किया, तो ऐसे थे ये दोनों मॉलिक्यूल से ऐसे हो गई। मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको ओपन कर दिया इस जगह से। अब इसको हम, इस वाले पार्ट को क्या किया हमने, इसको हमने एक्सपेंड किया, तो ऐसे बन जाएगा ये, यानी एक लार्ज स्फेयर बन जाएगा। इस लार्ज स्फेयर को हमने क्या किया, इस डायग्राम, इस फिगर में हमने इस डॉटेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। यानी जब हमने इन दोनों मॉलिक्यूल्स को टच किए हुए पार्ट को हमने खोला, ओपन किया, तो ये डॉटेड के रूप में एक बड़ा स्फेयर, गोला बन गया, लार्ज स्फेयर बन गया, जिसकी जो रेडियस क्या होगी, इसकी लार्ज स्फेयर है ना, इसकी रेडियस कितनी होगी, डी होगी, जो कि डायग्राम से क्या हो रहा है, शो हो रहा है। इस बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी, डी होगी, अर्थात डी रेडियस का एक लार्ज स्फेयर, बड़ा गोला, इन दोनों अणु द्वारा घेरे गए कुल आयतन को रिप्रेजेंट करेगा, एवं इस आयतन में इन मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करने के लिए आजादी नहीं होगी। इसलिए डी रेडियस वाले इस बड़े गोले का वॉल्यूम दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए वर्जित आयतन होगा। क्योंकि लार्ज स्फेयर की रेडियस कितनी है, डी है, और चूंकि हम जानते हैं कि स्फेयर का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई, रेडियस की पावर क्या होती है, क्यूब होती है। यहां रेडियस कितनी है, डी है। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों मॉलिक्यूल का जो वर्जित आयतन कितना हो जाएगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का जो वर्जित आयतन वो क्या होगा, 4/3 पाई डी क्यूब हो जाएगा। एक अणु का वर्जित आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4/3 पाई डी क्यूब को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 2 हो जाएगा। 4 को 2 से कैसे कर दो आप, तो बन जाएगा 2/3 पाई डी क्यूब बन जाएगा। तो 2/3 पाई डी क्यूब हो क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल का वर्जित आयतन हो गया। एक अणु का जो वास्तविक आयतन, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, एक अणु की त्रिज्या कितनी है, देखिए इसमें आप, ये मॉलिक्यूल हमारा, इसका डायमीटर कितना है, डी डायमीटर का है, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी।
इसका मतलब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का जो वास्तविक जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई d/2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। d/2 क्या है, एक मॉलिक्यूल की त्रिज्या है, रेडियस है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 4/3 पाई d/2 की पावर 3 है। इसको देखो ऐसा कर लेते हैं हम, 4/3 पाई d की पावर 3 हो जाएगा। और 2 कितने टाइम में, 2 3 टाइम्स है, तो इसको कैसे कर दिया, 2 इंटू में 2 हो गया। अब देखिए इस 4 को हम क्या करें, इस 2 से कैंसिल कर रहे हैं, तो ये 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इस 2/3 पाई d³ को एक साथ लिख देंगे और ये 1/4 को एक साथ लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल वॉल्यूम होगा एक मॉलिक्यूल का, वो वास्तव में क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल 1/4 2/3 पाई d³ हो जाएगा। ओके। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो 2/3 पाई d³ क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का वर्जित आयतन है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल का जो वास्तविक आयतन वो क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, एक अणु का वर्जित आयतन आ जाएगा ये। ओके। तो इससे क्या स्पष्ट हो गया, देखिए यहाँ पे इस 1/4 है, इसको इधर ले जाओ आप, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, यानी एक अणु का जो वर्जित आयतन है वो क्या हो जाएगा, 4 में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक अणु का वास्तविक आयतन। ओके। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, इससे यह सिद्ध हो गया कि एक अणु का वर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। कई बार पूछते भी हैं कि सिद्ध कीजिए कि एक अणु का जो वास्तविक आयतन है वो उसके, एक अणु का जो वर्जित आयतन है उस अणु के वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है। तो हमें इस तरीके से इसको प्रूव करना है। ओके। अब यदि गैस के कितने अणु हो, गैस के 1 मोल अणु हो, 1 मोल अणु हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वर्जित आयतन हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, अवगाद्रो नंबर n से Na से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 तो है ही पहले से, देखो ध्यान दीजिए आप, ये 4 है यहाँ पर, ये 4 है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया इसको हम Na से, एन यहाँ पर क्या अवगाद्रो नंबर है, और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना था, 4/3 पाई d/2 की पावर 3 था। एक अणु का जो वास्तविक आयतन कितना है, 4/3 पाई d/2 की पावर 3 कर दिया ये वाला। तो ये क्या बन गया, एक मोल का जो वर्जित आयतन है वो क्या हो जाएगा, 4Na, 4/3 पाई d/2 की पावर 3। और इसका सिंबल क्या है, वर्जित आयतन का सिंबल क्या है, बी है। तो बी वास्तव में क्या आ गया, बी आ गया 4Na 4/3 पाई d/2 की पावर 3। बी पर मोल को हम कोवॉल्यूम भी कहते हैं, बी पर मोल इज नोन एज ए कोवॉल्यूम। ओके। अब अगला अपना है, अब हम सेकंड क्वेश्चन टर्म जो है अर्थात करेक्शन फॉर प्रेशर के बारे में जानेंगे। इस पात्र की तरफ ध्यान दीजिए आप। इस पात्र में माना कि गैस भरी हुई है जिसमें गैस के असंख्य अणु हैं, लेकिन हम दो ही अणु सी ये वाला और डब्ल्यू ये वाला, इन पर विचार करते हैं। अणु सी है ये वाला, ये पात्र के लगभग मध्य में स्थित है, जो कि चारों ओर से क्या है, अनेक अणु द्वारा घिरा हुआ है। इस अणु सी पर चारों ओर से अन्य अणु द्वारा समान आकर्षण बल लगता है। ओके। तथा ये बल क्या करें, ये बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आकर्षण बल समान है, इस कारण से क्या हुआ, ये सभी आकर्षण बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिससे इस अणु पर यानी सी अणु पर लगने वाला जो परिणामी आकर्षण बल है, रिजल्टिंग जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो शून्य हो जाता है। लेकिन अब देखिए हम
इस डब्ल्यू मॉलिक्यूल जो कि पत्र की दीवार के पास स्थित है, इस पर आते हैं। इस अणु पर जो परिणामी आकर्षण बल है वो जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ध्यान दीजिए आप, इसमें बैक साइड में मॉलिक्यूल स्थित है, लेकिन यहाँ पर इस साइड में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? सारे के सारे बैक साइड वाले मॉलिक्यूल इस अणु को क्या कर रहे हैं? डब्ल्यू मॉलिक्यूल को बैक साइड में खींच रहे हैं। जिस कारण से क्या होगा? खींचने से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल जिस वेग से इस दीवार से टकराना चाहिए उस वेग से ये टकरा नहीं पाता है, और कम वेग से टकराने के कारण क्या हुआ? ये अणु पत्र की दीवार पर कम दाब डालता है, अर्थात क्या हो जाएगा? गैस का दाब कम हो जाता है। यदि गैस का कम हुआ दाब हम स्मॉल पी मान लें, गैस का कम हुआ दाब पी हो, तो आदर्श दाब प्राप्त करने के लिए गैस के वास्तविक दाब कैपिटल पी में ये कम हुए दाब यानी करेक्शन फैक्टर पी को जोड़ दें हम, तो क्या हो जाएगा? तो हमें आदर्श दाब यानी पी आई का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी पी आई क्या हो जाएगा? पी आई इक्वल टू जो गैस का जो वास्तविक दाब है पी, और प्लस जो दाब कम हुआ है वो दाब हम जोड़ दें, तो हमें आदर्श गैस का दाब प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं करेक्ट प्रेशर बोलते हैं। इसको हम का नाम दिया गया करेक्टेड प्रेशर, पी प्लस पी, या इसको कहते हैं आइडियल प्रेशर पी आई भी कह सकते हैं इसको हम। पी आई इक्वल टू है कैपिटल पी और प्लस स्मॉल पी। कैपिटल पी क्या है? पत्र में स्थित वास्तविक गैस का जो वास्तविक दाब है वो है, और जो स्मॉल पी है जो दाब में कमी हुई है, यानी असमान आकर्षण बल के कारण जो दाब में कमी हुई है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए ये जो दाब में उत्पन्न जो कमी स्मॉल पी है ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है कि गैस के प्रति इकाई आयतन में अणु की संख्या कितनी है, जो कि क्या होती है? जो गैस का घनत्व होती है, अर्थात जो दाब में कमी पी है वो फर्स्ट पॉइंट के रेफरेंस में क्या करेगी? वो गैस के घनत्व पर डिपेंड करेगी। सेकंड कंपोनेंट क्या है? इकाई समय में कितने अणु पात्र की दीवार से टकरा रहे हैं, ये भी गैस के घनत्व को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात जो स्मॉल पी है, दाब में जो कमी पी हुई है वो गैस के घनत्व पर दो प्रकार से डिपेंड करती है। इसलिए हम इसको कैसे कर सकते हैं? संक्षेप में शो कर सकते हैं कि स्मॉल पी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर क्या आ जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। पहले पॉइंट के संदर्भ में डेंसिटी, और सेकंड पॉइंट के संदर्भ में क्या होगी? सेकंड डेंसिटी आ गई। तो ये इसको हमने ऐसे लिख दिया, पी समानुपाती क्या हो गया? डेंसिटी की पावर 2 हो गया। ओके, अब देखिए, परंतु एक मोल जो गैस है उससे घनत्व है और आयतन में ये संबंध होता है। क्या संबंध होता है? डेंसिटी प्रोपोर्शन होता है, 1/v होता है। और यदि गैस कितने मोल हो? गैस के n मोल हो, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा डेंसिटी प्रोपोर्शन हो जाएगा n/v हो जाएगा। ये संबंध है। इसलिए आप देखिए, आप हमने यहां क्या लिखा है? यहां हमने शो किया है कि दाब में उत्पन्न कमी जो P है, स्मॉल p है, वो डेंसिटी क्या है? स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और हमने यहाँ क्या शो किया है? डेंसिटी क्या है? प्रोपोर्शनल 1/v है। या यहाँ पर शो किया है हमने डेंसिटी क्या है? n/v के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि इसको हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर दें इसको, तो ये भी क्या हो जाएगी? n/v स्क्वायर हो जाएगी। ये भी हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये भी 1/v का स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए ये क्या है? P इसकी समानुपाती है। P किसके है? D के समानुपाती है। क्या है? घनत्व के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक मोल गैस है उसके लिए क्या हो जाएगा? P समानुपाती हो जाएगा 1/v स्क्वायर, या P बराबर क्या आ जाएगा? A/v स्क्वायर हो जाएगा एक मोल के लिए। A यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम वन डेर वाल कांस्टेंट भी कहते हैं। यदि n मोल हो तब क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल हो जाएगा n² / v स्क्वायर, या P बराबर AN² / v स्क्वायर फॉर n मोल्स। ये स्मॉल जो P है ना, स्मॉल P को हम इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं, आंतरिक दाब भी कहते हैं, जो क्या होता है?
एन मोल के लिए होता है ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और 1 मोल के लिए होता है ए अपॉन वी स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए हमारे पास क्या था, ये था हमारा कैपिटल प्रेशर था, ये आदर्श दाब था। वो क्या था हमारे पास, P प्लस स्मॉल p था, और स्मॉल p में क्या आ गया, 1 मोल के लिए a अपॉन वी स्क्वायर आ गया, और दी एन मोल के लिए क्या आ जाएगा, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा आदर्श दाब है, कैपिटल प्रेशर है, उसके लिए हम 1 मोल के लिए हो जाएगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और एन मोल के लिए हो जाएगा P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। एक अमाउंट कांस्टेंट है जो कि गैस की नेचर पर डिपेंड करता है। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूमिक एक्शन आ गया, क्या था, वी आई बराबर था वी माइनस एन बी था, एन मोल के लिए, 1 मोल के लिए था वी माइनस बी। इसी प्रकार जो पी आई है प्रेशर वाला, उसके लिए हमारे पास 1 मोल के लिए आ गया ये, और एन मोल के लिए आ गया ये वाला P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो आदर्श गैस समीकरण थी हमारी पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी। इसमें हम पी आई और वी आई के मान रख देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें एक मोल के लिए तो हमें ये समीकरण पता हो जाएगी, ये वाली 1 मोल के लिए P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, और एन मोल तो क्या हो जाएगी, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू जाएगी एन आर टी फॉर एन मोल्स। ओके, इसे बोलते हैं वंडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल फॉर एन मोल। और पी हमें पता ही है, स्मॉल पी जो क्या है, आंतरिक दाब को रिप्रेजेंट करता है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर फॉर एन मोल, और ए अपॉन वी स्क्वायर फॉर 1 मोल। अब देखिए हमारे जो वांडरवाल कांस्टेंट ए और बी है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सिग्निफिकेंस या उनका महत्व क्या है। तो पहला हमारा वांडरवाल कांस्टेंट ए है, वो क्या शो करता है, वांडरवाल कांस्टेंट ए है, वो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में विद्यमान आकर्षण बल को मापता है, मेजर करता है। गैस के अणु के मध्य कितना आकर्षण बल है, उसको ये मेजरमेंट करता है। और जितना अधिक ए का मान होगा, वंडरवाल कांस्टेंट ए का मान होगा, गैस के अणु के मध्य उतना ही अधिक आकर्षण बल होगा, और वह गैस उतनी ही आसानी से लिक्विफाई यानी द्रवित की जा सकती है, द्रव अवस्था में इसको लाया जा सकता है। इसके लिए ए का मान क्या होगा, अधिक होगा। दूसरा हमारा जो वंडरवाल कांस्टेंट है वो बी है। बी क्या शो करता है, बी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रभावी आकार है, इफेक्टिव साइज है, उसको मेजर करता है। गैस मॉलिक्यूल्स के प्रभावी आकार को ये मेजर करता है। अगला हमारा यूनिट्स ऑफ वंडरवाल कांस्टेंट। वंडरवाल कांस्टेंट के मात्रक क्या होंगे। पहला है यूनिट ऑफ ए। ए का मात्रक क्या होगा, देखिए आप, ए हमारा किससे आया है, स्मॉल p बराबर ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर से आया है। इस समीकरण से क्या करेंगे हम, इस समीकरण से हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a हो जाएगा p मल्टीप्लाई वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और p का यूनिट क्या होती है, प्रेशर की, एटमोस्फेयर होती है। तो ऊपर क्या आ गया, एटमोस्फेयर आ जाएगा। v की यूनिट क्या है, लीटर है, तो ये बन जाएगा एटमोस्फेयर तो है p का, और v का मतलब लीटर है इसका, तो ये लीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे एन है, एन मतलब मोल स्क्वायर, तो क्या बन गया, एटमोस्फेयर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। और चूंकि 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 1 डीएम क्यूब होता है। ओके, तो यदि हम यहां पर एल स्क्वायर लिख रहे हैं इस जगह, तो ये क्या बन गया, वास्तव में एल स्क्वायर बराबर डीएम की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। 1 लीटर बराबर क्या है, 1 डीएम क्यू है, तो एल का स्क्वायर है, लीटर का क्या है, स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा डीएम की पावर 6। तो यानी इसका एक मात्र क्या हो गया, बार प्रेशर किस में हो, बार में हो, तो वी किस में होगा, डीएम की पावर 6 में होगा, और मोल है इसके पर मोल स्क्वायर। तो ये हमारा वंडर कांस्टेंट ए के मात्रक हो गए। दूसरा हमारा यूनिट्स ऑफ बी। बी का मात्रक क्या होगा, तो बी कहां से है, बी है वी बराबर एन बी से, तो इससे बी का मान क्या होगा, वी अपॉन एन हो गया। ओके, और वी का मात्रक क्या है, लीटर है, एन का मात्रक क्या है, मोल है, तो ये लीटर पर मोल हो गया। तो वी किस में है, डीएम क्यूब में है,
तो dm क्यूब पर मोल हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बी का मात्रक ज्ञात कर लिया। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने वान डेर वाल्स समीकरण क्या होती है, इसका डेरिवेशन क्या होगा, वान डेर वाल्स कांस्टेंट क्या होते हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वान डेर वाल्स समीकरण को डिफरेंट फॉर्म में हम इसको सोल्व करेंगे कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पर इसके मान क्या होंगे और किस तरीके से ये रियल गैसेस के बिहेवियर एक्सप्लेन करती है, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।